हाँ जी बेटे, साइकोलॉजी क्लास में बच्चे ऑलरेडी वी हैव कवर्ड टिल पेज नंबर 9, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 10। हम एनसीईआरटी बुक को ही रेफर करेंगे जैसे कि हम कर रहे थे। सो आई विल रीड फ्रॉम द बुक। आप अपनी बुक खोल लीजिए अपने पास, पेज नंबर 10 पे आ जाएं। साथ साथ आई विल रीड, क्योंकि मुझे और कोई मेथड नहीं समझ में आया आपको बेटे कराने का, क्योंकि इसमें बोर्ड वर्क ज़्यादा होता ही नहीं अपना। So this is how we will go about it. Notes will be sent to you. I'll make the PDF and send it to you so that you can copy it down at home. Making you understand will be from the book, will be through video. I'm sure this method is perfectly fine. So we're going to start from page number 10. इस पे अपना टॉपिक, क्योंकि हमने पेज 9 पर, अगर if you remember, past model is already done. Now it is page 10, individual differences in intelligence. अब हम we know that बच्चे कि इंटेलिजेंस में हर सब लोग जो है वो सब सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं है. There are individual variations, right? कुछ लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, कुछ जिनको हम गिफ्टेड कह देते हैं, कुछ मॉडरेटली इंटेलिजेंट हैं, कुछ लो इंटेलिजेंस में भी हैं. सो क्या चीज है जो इंटेलिजेंस डिटरमिन करता है, क्यों हम सभी सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं? सो देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज डिटरमिनिंग आवर इंटेलिजेंस. ओके, सो जैसे फर्स्ट लाइन लिखिए बेटा, देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस हेडिंग के नीचे, व्हाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स. इसको अंडरलाइन कर लो. पेपर में भी एज इट इज ये क्वेश्चन लाइन लिख देते हैं, व्हाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट देन द अदर्स. सो ये हम बताएंगे. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स, लिख लीजिए बुक में साइड पे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स इंटेलिजेंस. सो दैट्स द सेकंड वे ऑफ आस्किंग द सेम आंसर जो भी हम पढ़ेंगे. कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को? सो लेट्स गो बाय वन, लाइन बाय लाइन. Is it due to their heredity or is it due to the influence of environmental factors? तो फैक्टर्स आ गए. तो हम अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है बेटे, हमारी इंटेलिजेंस जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, नेचर एंड नर्चर. नेचर को यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? हेरिडिटी. एंड नर्चर को क्या कह रहा है? एनवायरनमेंट. ओके, मेरी इंटेलिजेंस जो मेरे जीन्स मेरे पेरेंट्स से आए हैं मेरे में, उन पर बहुत हद तक डिपेंड करती है. मेरी मैक्सिमम इंटेलिजेंस कितनी होगी, यानी मेरा पोटेंशियल कितना होगा इंटेलिजेंस का, वो मुझे जीन्स से मिला. अब मैं मैक्सिमम पोटेंशियल से के साथ पैदा हुई, लेकिन एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं मिला, तो आई विल नॉट बी इवन एबल टू रीच टू द पोटेंशियल. उससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा पोटेंशियल तो फिक्स हुआ है. कैसे? जीन्स से. एक नई चीज बताती हूँ आपको बिफोर वी स्टार्ट दिस. अभी ना नया एक मेथड शुरू है, जीन्स काउंसलिंग ऐसे करके कुछ कहते हैं. पीपल, अब लोग पता है क्या करने लगे, पहले तो होता था ना शादियों में एक दूसरे के साथ टेवा मैच कराया जाता था कि भैया इसकी जन्म पत्री और इसकी जन्म पत्री मैच करके देखो, इनकी नेचर मैच होगी कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे विल एंजॉय. डू यू नो अब लोग क्या कराने लग गए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो जीन्स काउंसलिंग कहते हैं. मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्मिनोलॉजी, बट यही है, जेनेटिक काउंसलिंग. यस, जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं. वो क्या, बोथ मेल एंड फीमेल दे गो टू द काउंसलर्स, ठीक है, वो बायो के एक्सपर्ट हैं, और वो दोनों अपने जीन्स से ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी आगे वाली जेनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, बिकॉज दे वांट द नेक्स्ट जनरेशन, उनकी नेक्स्ट जो बच्चे हैं वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होने चाहिए, या मे बी गुड इन जी फैक्टर होने चाहिए, सॉरी एस फैक्टर. सो ये भी एक नया है. इट मीन्स जेनेटिकली आप कितने पोटेंशियल से पैदा होते हैं, ये बहुत हद तक मैटर करता है. लेट्स कम बैक टू द बुक. क्या लिखा है? So let's read. It's written that you've already read about this in class 11 also. So we are going to the next paragraph, intelligence. Interplay, यानी दोनों का combination. Interplay of nature and nurture. The evidence for hereditary influences on intelligence comes mainly from studies on twins and adopted children. अब इन्होंने उनके ऊपर स्टडी किया, twins और adopted children पे. The intelligence of identical twins, अंडरलाइन कर लो बच्चा, identical twins reared together, जिनको जो इकट्ठे पले हैं, they correlate, आपस में उनका कितना कोरिलेशन होता है? 0.90, very high. Twins separated early in childhood, अलग हो गए,
also show considerable similarities in their intellectual, personality and behavior. मूवीज में देखा होगा जुड़वा जुड़वा मूवीज आती थी ना, जहाँ दो हीरो हीरोइन नहीं, हीरो के दो वो दिखा देते हैं, एक बचपन में बिछुड़ गया, कोई नौकरानी ले गई, कुछ इस तरह के फनी सी पुरानी 60s 70s की वीडियोस मूवीज जो थी उनमें आप देखा होगा। तो उसमें दिखाते हैं जी इधर एक भाई को थप्पड़ पड़ा तो दूसरे भाई को भी इफेक्ट फील होता है ना। वो तो हो गया बायोलॉजिकली, मतलब उनको इफेक्ट फील होता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दोनों इकट्ठे पैदा हुए ना। सो दिस इज, एक अगर इंटेलिजेंस है तो दूसरा भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हो सकता है कि वो नेचर, मुझे याद है कौन सी मूवी थी, चालबाज, श्रीदेवी, उसमें क्या था यू रिमेम्बर कि एक बच्ची जो थी वो उनके साथ जो है क्या था, उनके मेड और उस सर्कल में पली थी, तो बस्ती बस्ती में, तो वो बड़ी शार्प एंड बोल्ड थी, बट वन वाज अंडर somebody, और वो बहुत ज़्यादा जो थी इंट्रोवर्ट थी। सो ये क्या हो गया, उनके एनवायरनमेंट ने उनको ऐसा बना दिया, जबकि बेसिकली लुक वाइज तो चलो सेम ही होते हैं, इंटेलिजेंस वाइज भी दे कैरी द सेम जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, सो यहाँ आ गया, इवन इफ दे आर सेपरेटेड दे हैव सिमिलैरिटीज। द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब जो अलग अलग एनवायरनमेंट में है उनमें कोरिलेशन कितना होता है, पहले वाले से कम। 0.72 दोज ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स हो गए, दे रियर टुगेदर कोरिलेट ऑलमोस्ट 0.60। ओके, मतलब सिबलिंग्स। एंड दोज ऑफ ब्रदर्स, सॉरी सिबलिंग्स तो आ गया, फ्रेटर्नल ट्विन्स, दोज ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियर टुगेदर दे कोरिलेट 0.50। जो हम, मैं और मेरी सिबलिंग जो होंगे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली मैच नहीं करते, बिहेवियर में भी, नेचर में भी, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स। So 0.5. तो then while siblings reared apart, दोनों अलग अलग कर दिए, they correlate about 0.25. So हम बताना चाह रहे हैं कि सेम जीन्स होते हुए भी अगर उनका ब्रॉटअप अलग अलग है, ठीक है, सेम जगह है और अलग अलग है, तो कितना का वेरिएशन हो सकता है, which is a huge variation. Another line of evidence comes from the studies of adopted children, which show that children intelligence is more similar to their biological rather than their adoptive parents. अब अगर हमने adoption किया है, कोई बच्चा लिया है, तो हम उसे जितना मर्जी heavily good या बिल्कुल जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा भी अगर मैंने उसको brought up दे दिया, बट अगर उसके जीन्स से उसको कैपेसिटी नहीं मिली तो आप उसे उतना सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे, मे बी इन एनी फील्ड। Then comes with respect to the role of environment. Studies have reported that as children grow in age, their intelligence level, underline करिए, as children grow in age, their intelligence level tend to move closer to that of their adoptive parents. अब शुरू में तो शायद नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो उसमें बढ़ते जाएंगे, उनके साथ रहते जाएंगे, फिर वो किसके जैसे होते जाते हैं, adoptive parents जैसे होते जाते हैं। Children from disadvantaged homes adopted into families with higher socio-economic status. अब हमने ऑर्फनेज से एक बच्चा लिया है, बहुत रिच फैमिली के अंदर आ गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज हाई, दे एग्जिबिट अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर्स, वो बहुत हाईली अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। देयर इज एविडेंस दैट एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन, जो है एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन समझते हैं बेटा, लाइन अंडरलाइन करो। एनवायरमेंटली अगर आपको अच्छा कल्चर, अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, सो एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन हो गया, दैट लोअर्स इंटेलिजेंस। सो इट मीन्स एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है बच्चे जो है वो हाईली इंटेलिजेंट है, लेकिन दे आर इन रॉन्ग हैंड्स, मे बी एट होम, एट स्कूल, है ना, स्कूल ही ऐसा नहीं जो उसको उसके पोटेंशियल को, मतलब पोटेंशियल तक ला पाया बच्चे को, रॉन्ग टीचर्स, तो इस केस में उनका क्या होगा, उनकी इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाएगी। लोअर इंटेलिजेंस while rich nutrition, good family background, quality schooling increases intelligence. This means food plays very important role, nurture plays very important role, quality of schooling also plays very important role in intelligence. So selection of school, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पेरेंट्स बहुत टाइम लगाते हैं राजे सिलेक्शन करने में, कि ताकि क्या पर्पस होता है, सिर्फ मॉनेटरी नहीं देखते कि सस्ता हो, बढ़िया हो या महंगा हो और स्टैंडर्ड हो, पढ़ाएंगे कैसा, किस तरह से बच्चे का जो है ग्रूमिंग होगी, वो that plays very important role. There is a general
consensus, I'm sorry, among psychologists that intelligence is a product of, underline कीजिए please, it is a product of complex interaction of nature, which is heredity, nurture, environment. Heredity can best be viewed as something that sets a range within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of environment. Shaped by the support, यानी जो अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ में मिलती है, सपोर्ट हमें मिलता है, उससे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं. क्लियर? अब हम मूव करते हैं बेटा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पर. राइट? असेसमेंट कैसे होगा? 1905 में एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट. एंड इसको हाईलाइट करके रख लो, स्टार बना लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज में श्योरली पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी ईयर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आपने लिखा फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस. In 1908, when the scale was revised, they gave the concept mental age, MA, which is, underline करो, mental age क्या है? It is the measure of a person's intellectual development relative to people of his or her age group. मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर एज के बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल को मैच करना, उसे मेंटल एज कहते हैं. ओके, सो विच इज, आई रिपीट द लाइन, MA, which is measure of a person's intellectual development relative to people of his or her age group. आगे बढ़ते हैं, फिर इसको कोरिलेट करेंगे. A mental age of 5 means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance level of group of 5 level children. आप कैसे, मेरा 5 साल का बच्चा क्या परफॉर्म करता है, वो सेम तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता होना चाहिए जो बाकी लोगों के 5 साल का बच्चा करता है. उससे उसकी मेंटल एज, अगर वो उससे कुछ बेटर परफॉर्म करता है तो हम क्या कहेंगे, उसकी मेंटल एज ज्यादा अच्छी है, बेटर है, हायर है. देन क्रोनोलॉजिकल एजेस, ये तो बायोलॉजिकल एज हो गई. इट इज, अंडरलाइन, बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ. अ ब्राइट चाइल्ड्स MA यानी मेंटल एज इज मोर देन हिज और हर CA. मतलब वही मैंने बोला, मेरा 5 साल का बच्चा अगर वो एक्टिविटी कर देता है जो 7 साल वाले को करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हाईली इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है बेटा, MA की CA क्या है, मेंटल एज इज मोर देन दी क्रोनोलॉजिकल एज. मतलब वो अपनी एज से बड़ा काम कर गया. घरों में भी बड़ी बार एग्जाम्पल हो गया, वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है, बहुत अच्छे सेंसिबल. ऐसी एज के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हम ऐसी चीजें, बट अगर वो कर रहा है तो हम कहते हैं दे आर इंटेलिजेंट. देन नेक्स्ट लाइन, कहा था क्रोनोलॉजिकल एज इज बायोलॉजिकल एज. ब्राइट चाइल्ड MA इज मोर, और फिर डल चाइल्ड का MA कम होगा. मतलब वो अपनी एज से छोटी हरकतें कर रहा है, ठीक, तो उसे बोल दिया डल. रिटार्डेशन वाज डिफाइंड बाय बिने एंड साइमन, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना रिटार्डेशन, एज बीइंग 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज. है ना, रिटार्डेशन क्या हुआ, 2 मेंटल, मतलब एक तो होता है मार्जिनली ऊपर गया या मार्जिनली नीचे, बहुत नीचे आ गया. मतलब एक 10 साल का बच्चा 2 साल वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम उसे रिटार्डेशन स्टेज कह देते हैं. इन 1912 विलियम स्टर्न, a German psychologist, devised the concept of intelligent quotient, IQ. कौन किसने डिवाइस किया, अंडरलाइन कर लो बेटा, विलियम स्टर्न. कौन से ईयर में, 1912 में. IQ क्या है, इसका मीनिंग अंडरलाइन कर लीजिए. IQ refers to mental age divided by chronological age and multiplied by 100. मतलब परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम. Okay, the number 100 is used as a multiplier to avoid the decimal point, ताकि हमें पूरा उसमें राउंड ऑफ नंबर मिल जाए. When the MA equals to CA, then IQ equal to 100. पता चला कैसे, देखो, अगर किसी की, हम ऐसे ले लेते हैं, अगर किसी की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल, देखिए फॉर्मूला क्या बेटा, IQ is equal to, I just write down here, mental age upon chronological age multiplied by 100. बेटा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो तो आंसर 100 आएगा. अगर बराबर है, इसका मतलब जैसा बच्चा होना चाहिए इस एज में वैसा है. अब उसने क्या, अगली एग्जांपल, इफ MA is more, if numerator is more, say it is 120,
दिस इज 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100, है ना। तो एक्सपेक्टेड था 100 मतलब नो चेंज। अब इसमें कितना चेंज हुआ बेटा, 20 से चेंज आया, 20। ये देखिए नीचे एग्जाम्पल है, A 10-year-old child with a mental age of 12, इसने 10 और 12 ले लिया, चलो हम एज ही लेते हैं ना, 120 क्यों लिया हमने, रॉन्ग हो गया। 12 साल का, हाँ 12 साल क्या है उसकी मेंटल एज, 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका IQ निकला है। Whereas the same child, एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर MA क्या है 7 और 10, तो ये भी निकल सकता है। इससे क्या पता चलेगा, ओके। सो द एवरेज IQ ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज IQ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो एट पार होती है, बीच में कुछ परसेंटेजेस हैं जो कम है और कुछ परसेंटेजेस हैं जो ज्यादा है, ओके। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर, टॉप पे। IQ scores are distributed in the population in such a way that the score of most people tend to fall in the middle range. इसको ना आप नॉर्मल कर्व से समझो बेटा, नीचे जो बना हुआ है आपके यहाँ पर पेपर में बना नीचे कर्व, कर्व देखो, इसको इस तरह से बनाया है स्क्यूनेस कर्व की तरह। मिडिल में अगर आप देखें वहां पर एवरेज है 100, एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज जो लोग होते हैं वो ज्यादा। आप वैसे भी देखो बेटा उस जगह पर एरिया भी ज्यादा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑन द बोर्ड। ये देखिए अगर हम एक स्क्यूनेस कर्व देखें तो एरिया देखिए सबसे ज्यादा यहाँ ज्यादा लोग इधर होते हैं, ठीक है, दिख गया। तो आपको लगा ये 100 है, ठीक, इससे बियॉन्ड जाते जाइए 110, 120, 130, तो देखिए एरिया कम होता है। अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकते हैं, गिफ्टेड लोग होते हैं, लेकिन देखिए कितने कम होते जाते हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है, जो कम इंटेलेक्चुअल वाले हैं वो कौन से हो गए बेटा, 80s में आ गए, और फिर इधर आ गए और इधर आ गए, रिटार्डेशन है कम लेकिन दे आर देयर। अब इसमें आप नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको, अगर आप ध्यान दें। देखिए 100 पर एवरेज लिखा है बेटा, 110 और 120 यानी हाई एवरेज, ये भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर 120 से 130 जिनका IQ सुपीरियर, 130 ऑनवर्ड्स इज वेरी सुपीरियर, है ना, जिसे हम बहुत बड़े बड़े जितने रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हम आइंस्टाइन को कहते हैं कि वो अपने ब्रेन का इतना हैवी पोर्शन कैपेसिटी यूज करते थे, सो दैट इज वेरी सुपीरियर। अगर मैं इसके नेगेटिव से दूसरी तरफ चले हम एवरेज के माइनस वाली साइड में, तो देखो 80 to 90 इज लो एवरेज, ऐसे भी होते हैं। ये ज्यादा डेंजरस नहीं है, एक्सट्रीम में ना इतना कोई टेंशन वाला नहीं। बॉर्डर लाइन आ गया, फिर बॉर्डर लाइन से नीचे जितने भी जाते हैं, ओके, जितने भी, वो पहले माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में आ गए, अभी मतलब इनको क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस में। पहले माइल्ड आए, फिर मॉडरेट आए, माइल्ड वाले भी जो है किसी हद तक ओके है, अपना टेक केयर कर सकते हैं। मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, तो ये तो बहुत ज्यादा टेक केयर वाले करना पड़ेगा। So this is what is normal curve. Rest we will record in the next video. Okay, thank you.